नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 सितंबर 2022 और साथियों जैसा कि आप जानते हैं आज है संडे और संडे को हम लोग एवरी संडे को हम लोग करते हैं वीकली करंट अफेयर रिवीजन। तो साथियों ये रिवीजन वीडियो है। यहाँ पर हम लोग 29 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर तक का अपना जो है साथियों पूरा वीक का करंट अफेयर को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो आप लोगों को इस वीडियो से, इस सेशन से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि आपका सारा वीक का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा गाइज, है ना। तो चलिए अपना सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि सेशन बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार होने वाला है गाइज, है ना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये हमारे स्मार्ट कोर्सेज हैं, मिशन SDM 2.0 और समर्पण बैच। अभी इन पर साथियों 77% का डिस्काउंट चल रहा है 5 सितंबर तक। तो 5 सितंबर तक आप लोग जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए अभी तक अगर नहीं किया है, उसके बाद में डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो भारी भरकम डिस्काउंट है 77% का और डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को हमारा कोड यूज करना पड़ेगा ED400। आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर दोस्तों? और इसके अलावा बात करें हम अगर मिशन SDM 2.0 की, तो देखिए अगर आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मिशन SDM 2.0 बहुत मतलब बेहतरीन साबित होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत रिलीवेंट है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए साथियों प्रीलिम्स, मींस और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की तैयारी कराई जाती है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स में GS पेपर 1, GS 2 इन सभी की भी आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। GS 2 यानी कि जो GS 2 नहीं होता है एक्चुअली में, वो CSET होता है प्रीलिम्स में, है ना। तो GS पेपर 1 और CSET दोनों ही पेपर की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। उसके अलावा मेंस में GS पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स, जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग भी इसमें शामिल है। PDF यहाँ पर मिलेगी, नोट्स यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को। वीकली रिवीजन मतलब वीकली आपको डाउट सेशन, स्पेशल डाउट सेशन होंगे और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी आप लोगों के लिए। तो बहुत कुछ है इसमें। आप लोगों को एक तरह से पूरी तरह से आप लोगों को तैयार किया जाएगा। इंटरव्यू की तैयारी भी आप लोगों के साथ यहाँ पर कराई जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा मिशन SDM 2.0 के बारे में। इसके अलावा समर्पण बैच, RO ARO की वैकेंसी आने वाली है और समर्पण बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है साथियों। ये समर्पण बैच में आप लोगों के लिए RO ARO के प्री और मेंस दोनों की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। पर डे 2 लाइव क्लासेस होंगी, सभी कक्षाएं एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा होंगी। और इसके अलावा क्लास का माध्यम क्या होगा, तो साथियों क्लास का मीडियम दोनों ही बैचेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में ये क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। और समर्पण बैच में आप लोगों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन भी कराया जाएगा। 77% डिस्काउंट के लिए दोनों ही बैचेस पर आप लोगों के लिए ED400 ये वाला कोड यूज करना है साथियों, ED400। तो आप लोगों को 77% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और कोड के लिए बात करें तो 70111 ये वाला मतलब नंबर, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर गाइस? तो चलिए अब साथियों हम जो अपना जो बात करते हैं अपने सेशन की। और जो पहला हमारा सवाल है गाइस वो है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक किसे संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो गाइस ये चुना है आदिल सुमरीवाला को। देखिए जैसा कि आप जानते हैं पिछले महीने लगभग जुलाई के लास्ट में नरेंद्र बत्रा ने अपना रिजाइन कर दिया था भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप से। अध्यक्ष के पद से इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो उसी के बाद में ये अध्यक्ष जो पद है भारतीय ओलंपिक संघ का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, IOA का, ये खाली है। लेकिन ये नरेंद्र बत्रा जी उस समय कार्यवाहक के रूप में इस पर तैनात थे। तो अब जो है साथियों आदिल सुमरीवाला को जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक के लिए इनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है। तो गाइज ये इराक की संसद को भंग कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हमने डिस्कस भी किया था इराक में, हमने अभी 3-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था इंटरनेशनल रिलेशंस के जो सेगमेंट में हमने इस पर डिस्कस किया था कि राजनीतिक संकट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। इराक में पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हैं, लोगों ने संसद का घेराव कर लिया है, राष्ट्रपति भवन को खाली करा लिया है। राष्ट्रपति भवन में जो स्विमिंग पूल वगैरह उसको इन्होंने एक तरह से तालाब बना दिया, लोग कूद रहे हैं, नहा रहे हैं। तो राजनीतिक संकट बहुत बड़े पैमाने पर है। 2 गुटों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ है, जहाँ पर जो ये मुस्तदा अल सद्र ने शिया धर्म के जो अभी जो फिलहाल सत्ता में है उनके खिलाफ इन्होंने ये
विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं और इनका कहना है कि संसद को भंग कर दिया और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर चुनाव कराए जाए जल्द से जल्द। तो ये तो पूरी थोड़ा सा हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया इसको, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इराक की संसद को भंग करके चुनाव कराने की मांग करिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गाइस, भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो गाइस जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये हमारी जो है ये विजिट पर है, कहाँ पर? यूएई की विजिट पर है ये। तो यूएई की विजिट पर गए थे, यहाँ पर इन्होंने जो संयुक्त आयोग है भारत यूएई संयुक्त आयोग यानी कि जो जॉइंट कमीशन है, उस जॉइंट कमीशन की सह अध्यक्षता को चेयर इन्होंने किया किसके साथ? यूएई के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ। और ध्यान रखना आप लोगों को 14वीं बैठक है, कहाँ पर हुई है? यूएई में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे और नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइज, चर्चा में रहा आर्टेमिस मिशन के तहत किस स्पेस क्राफ्ट का प्रयोग किया जाएगा? तो गाइज जो आर्टेमिस मिशन है ये यूएस की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, नाम क्या है? नासा। नासा का ये मिशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन सा मिशन है ये? तो ध्यान रखना आप लोगों को, ये मून मिशन है, यानी कि ये मिशन जो है कहाँ जाएगा? चंद्रमा पर जाएगा। क्या काम करेगा? चंद्रमा पर साथियों ये जगह तलाशेगा कि कौन सी जगह बहुत अच्छी है मानव उतारने के लिए, यानी कि इंसानों को यहाँ पर चंद्रमा पर उतारने के लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी। तो ये इसका काम है। इसमें अभी कोई जो ये अब जाएगा ना आर्टेमिस मिशन 1, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान नहीं जाएगा, कोई भी क्रू मेंबर्स नहीं हो, कोई भी क्रू नहीं जाएगा इसमें, केवल एक तरह से एक रोबोट जाएंगे इसमें, ध्यान रखना है। और इसमें जो स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओरियन स्पेस क्राफ्ट को इसमें प्रयोग किया जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। क्लियर गाइज? चलते हैं आगे और अगला हमारा सवाल है, द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा ये जो स्थान है? तो साथियों शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में पहले नंबर पर बीजिंग है और दूसरे स्थान पर भारत का बेंगलुरु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है गाइज। चलते हैं आगे और हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी की गई एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक रेप केस किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो गाइज जो सर्वाधिक रेप केस दर्ज किए गए हैं वो राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में साथियों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जैसे कि एक क्राइम रिकॉर्ड से संबंधित क्राइम का रिकॉर्ड रखती है, कहाँ पर कौन से किस तरह के क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, इन सभी से संबंधित ये डेटा रखती है, रिपोर्ट सामने रखती है ये एनसीआरबी। तो आप लोगों को याद रखना है, इसकी रिपोर्ट आई है और इन्होंने बताया है कि राजस्थान में सर्वाधिक हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केस दर्ज किए गए हैं, ध्यान रखना है देश में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, हाल ही में जारी की गई ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों हम बात करें तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की, तो तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया साथियों गौतम अडानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है, गौतम अडानी तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार। आगे चलते हैं और अच्छा चलो इसमें और थोड़ी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। एलोन मस्क पहले नंबर पर विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है, ये फर्स्ट रैंक है इसकी। दूसरे नंबर पर है साथियों कौन? जेफ बेजोस, अमेजोन के सीईओ हैं, ये अमेजोन के संस्थापक हैं। और एलोन मस्क की जो कंपनी है वो है टेस्ला, और टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स, ये दो कंपनियां हैं इनकी। वैसे तो और भी सब्सिडरीज हैं लेकिन ये मेन है, ध्यान रखना आप लोगों को। गौतम अडानी ये तीसरे नंबर पर है वर्ल्ड में, जबकि मुकेश अंबानी की बात करें तो साथियों जो मुकेश अंबानी वो 11वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। चलते हैं आगे और हमारा अगला सवाल है गाइज, वो है 67वें यानी कि 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गाइज जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया गाइज शेरशाह को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है गाइज वो है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है? तो गाइज ये की गई है किसके द्वारा? ये उत्तराखंड के द्वारा की गई है ना, उत्तराखंड के द्वारा की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें देखिए किया जाएगा जो यहाँ छात्र हैं उन छात्रों के लिए, छात्रों को 1500 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप कह सकते हैं हम, ये देना है ना। ये सब इसका उद्देश्य है, आप लोगों को याद रखना है ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी इज द इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो
चलिए आगे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है गाइज, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो गाइज ये की है गुजरात में। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के कहाँ पर? हजीरा। गुजरात के हजीरा में ये प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है गाइज, है ना। आप लोगों को याद रखना है, गुजरात के हजीरा में। नेक्स्ट है दोस्तों, थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें थाईलैंड की, थाईलैंड में भारत के जो अगले राजदूत बनाए गए हैं वो हैं नागेश सिंह। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नागेश सिंह को थाईलैंड में, नागेश सिंह को साथियों कहाँ पर? थाईलैंड में इंडिया के अगले एम्बेसडर, नेक्स्ट एम्बेसडर इनको बनाया गया है। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा साथियों, किस प्रकार के कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका, और टीके का क्या नाम है? क्वाड्रीवैलेंट। पहला टीका क्वाड्रीवैलेंट लॉन्च किया गया है। तो गाइज जो इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन है कौन से कैंसर के खिलाफ है? तो ये है गाइज सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। आप लोगों को याद रखना, महिलाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सर्वाइकल की बीमारियां होती हैं, कैंसर ये बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका है ये। और ध्यान रखिएगा ये स्वदेशी है ना, देश में ही विकसित किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है गाइज? SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये पुणे में है। तो इनके द्वारा इसको विकसित किया गया, आप लोगों को याद रखना है। और अभी हाल ही में जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है साथियों जितेंद्र सिंह। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये जो है क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप लोगों को याद रखना है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ क्वाड्रीवैलेंट देश का पहला टीका विकसित कर दिया गया है और लॉन्च भी कर दिया है इसको। नेक्स्ट है गाइज, हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है सिनर्जी का नाम। सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किसके द्वारा किया गया है? हु हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी। तो गाइज सिनर्जी की बात करें तो ये सर्ट इन की फुल फॉर्म क्या है गाइज? सर्ट इन की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। आप लोगों को याद रखना है, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लोग याद रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल है गाइज, वो है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दिया गाइज नेपाल के साथ में, क्योंकि नेपाल और भारत की बाउंड्री एक लंबी बाउंड्री लगती है। दोनों एक लंबी बाउंड्री साझा सीमा से मतलब सीमा को जो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी उसके कंजर्वेशन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर जो प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और अगला सवाल है गाइज हमारा, वो है हाल ही में कहां पर होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? ये ध्यान रखना आप लोगों को, फर्स्ट एडिशन है, पहली चीज, ठीक है, पहला एडिशन है ये। और होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का ये कहां पर हुआ है? ये हुआ गाइज दुबई में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है, होम्योपैथी के गौरव के लिए। इसमें देखो हुआ क्या, इसमें जो होम्योपैथिक जो चिकित्सा प्रणाली की एक प्रणाली है ये होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के जो दवाएं होती हैं ना, चिकित्सा व्यवस्था, इस सब के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, इस सब को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और ये जो पहला संस्करण इस सम्मेलन का ये किया गया है साथियों कहाँ पर? दुबई में। आप लोगों को याद रखना है। और हमारा अगला सवाल है, चर्चा में रही इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग्स। ये जो एक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस जो इसके ऑथर हैं वो है मल्लिका साराभाई। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मल्लिका साराभाई इसका आंसर है। तो आप लोगों को याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग। इन्होंने अपने जीवन के बारे में यहाँ पर इस किताब में बताया गया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है वो है, अगस्त 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनंगताल झील को, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का नाम अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो गाइज जो अनंगताल झील है, अनंगताल लेक, कहाँ पर है ये है गाइज दिल्ली में।
दिल्ली में ये लेक है और इस लेक को अब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया गया है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है ये सारी बातें। आगे चलते हैं और हमारा अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो गाइज 29 अगस्त को ये जो है क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दोस्तों ये मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, पहली चीज। अब ये किसकी जन्म दिवस पर? यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इनका जो जन्म दिवस होता है वो 29 अगस्त को होता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं तो देखिए, इन्होंने देश को 3 स्वर्ण पदक दिलाए हैं, 400 से अधिक गोल करे हैं इन्होंने, है ना। और ये हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। पद्म भूषण से भी भारत सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं और साथियों अगला हमारा सवाल है, हाल ही में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो गाइज जो उत्तराखंड का हरिद्वार है जो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के हरिद्वार को ये जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीति आयोग के द्वारा, है ना। नेक्स्ट सवाल है गाइज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में खादी उत्सव को संबोधित किया? तो गाइज खादी उत्सव के बारे में बात करें तो अहमदाबाद में इन्होंने खादी उत्सव मनाया जा रहा था यहाँ पर और इनको संबोधित किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी जो उद्देश्य है उस उत्सव का यही है कि खादी के प्रति लोगों में, खादी के प्रति उनकी जो भावना है उनकी भावनाओं को बढ़ाना, खादी खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, खादी प्रेम को बढ़ावा देना एक्चुअली में। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है इसका जो परीक्षण किया गया वो किया गया डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डीआरडीओ के द्वारा ये कंडक्ट किया गया ट्रेल पिनाका एक्सटेंड रेंज मिसाइल का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कहां पर किया गया है दोस्तों? ये किया गया राजस्थान के पोखरण में, पोखरण फायरिंग रेंज में ये किया गया है। क्लियर, सारी बातें आप लोग याद रखना है। अब आगे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले इतिहास में देश के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अभी फिलहाल कौन सा कप चल रहा है? एशिया कप का टूर्नामेंट चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? एशिया कप जो है दोस्तों ये चल रहा है यूएई में, है ना। यूएई के अलग अलग शहरों में चल रहा है। और जो पहला मैच था भारत का वो था पाकिस्तान के साथ में। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत का पहला मैच था। इस मैच में साथियों जो भारत के खिलाड़ी हैं विराट कोहली इस मैच में किसी भी प्रारूप में ये 100 मैच खेलने वाले, मतलब सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले देश के पहले, मतलब इतिहास में देश के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहां पर आप लोगों को याद रखना है। और हमारा अगला सवाल है गाइज, वो है भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई है? तो गाइज हम अगर बात करें 38वीं बैठक की, तो ये 38वीं बैठक आयोजित जो की गई है भारत और ये मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की भारत और किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग थी, जहां हमारे जल शक्ति मंत्री और इसके अलावा बांग्लादेश के जो है जल मंत्री, इन्होंने इसमें भाग लिया था। अन्य विभिन्न इन्होंने समझौतों पर साइन भी किया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट रिवर हैं, जो साझा नदी बहती हैं, उन नदियों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को पीसफुली निपटाना, ये इनका उद्देश्य था। तो याद रखना है आप लोगों को, मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की जो 38वीं बैठक हुई है, मिनिस्ट्रियल जॉइंट रिवर कमीशन की 38वीं मीटिंग, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 टोक्यो में पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर, चलते हैं आगे और अगला हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गाइज सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति बने हैं वो बने मैक रदरफोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मैक रदरफोर्ड बन गए। इनसे पहले इनकी बहन जारा रदरफोर्ड भी
पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी, तो आप लोगों को याद रखना है। क्लियर साथियों, मैक रदरफोर्ड का नाम आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलने जा रहा है? तो दोस्तों ये खुलने जा रहा है कहाँ पर? बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप लोगों को याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेंगलुरु में ये खुल रहा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। आगे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसने देश में सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाने में मदद करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली हु हैज़ पार्टनर्ड विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू हेल्प क्रिएट डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर ऑल इन द कंट्री। यानी कि डिजिटल हेल्थ आईडी के लिए साथियों एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में साझेदारी की है। इनका उद्देश्य डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना। ये डिजिटल हेल्थ आईडी है क्या? देखिए यहाँ पर देश के सभी नागरिकों का हेल्थ डेटा यहाँ पर शामिल होगा, यानी कि एक तरह से हेल्थ से रिलेटेड डेटाबेस तैयार करना है कंट्री का। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं आगे और अगला हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में कौन सी एयरलाइन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो दोस्तों ये कौन सी एयरलाइन बन गई है? ये बन गई है एयर एशिया इंडिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है गाइज, हाल ही में किसने महिला अंडर 18 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों जो इतिहास रचा है वो रचा है लिंथोई चनम्बम ने। लिंथोई चनम्बम ने इतिहास रच दिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। महिला अंडर 18 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है, लिंथोई चनम्बम ने। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे और अगला हमारा सवाल है, हाल ही में लोसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो दोस्तों जो पहले भारतीय बने हैं वो बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किसने की है? जम्मू कश्मीर ने यह घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोगों को याद रखना है, जम्मू कश्मीर में 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो शुभारंभ किया गया वो किया गया है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। आप लोगों को याद रखना है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, प्रतिवर्ष लापता विवादों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। क्लियर, और 29 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे मुझे। 29 अगस्त को। चलते हैं आगे और यहीं पर हमारा अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आप लोगों को याद रखना भूकंप स्मारक है और स्मृति वन इसका नाम है। ये किया है कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर जो भूकंप आया था ना भुज में, गुजरात के भुज में, आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो बता देता हूँ मैं, 2001 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर बहुत हाई मैग्नीट्यूड का यहाँ पर साथियों भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यक्तियों की जान चली गई थी भूकंप की वजह से। तो इसी जो इसमें डेथ हुई थी जिन लोगों की, उनकी स्मृति में ये स्मृति वन बनाया गया। आप लोगों को याद रखना है, इसका उद्घाटन किया गया अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गाइस, हाल ही में किस राज्य को 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो ये मिला है गाइस नागालैंड को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं और हमारा अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये नियुक्त किया गया है अनंत नारायणन गोपाल कृष्णन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल है,
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दुपहिया वाहनों से सड़क हादसों में सर्वाधिक मौत किस राज्य में हुई है? तो गाइज हम बात करें टू व्हीलर वाहनों की वजह से जो सड़क हादसों में सबसे अधिक मौत हुई है वो हुई है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं और हमारा अगला सवाल है वो है दोस्तों, हाल ही में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने? पहला जो वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया दिल्ली के द्वारा, दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी साथियों, ऑनलाइन मटेरियल सारा ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा, सब कुछ मतलब ऑनलाइन होगा यहाँ पर। और दिल्ली में ये पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च कर दिया गया है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और इसमें न केवल दिल्ली बल्कि देश के कहीं भी रहने वाले छात्र, कहीं के भी छात्र किसी भी राज्य से हों, किसी भी शहर से हों, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग मतलब ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल स्थापित किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में 50वां शुमंग लीला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गाइज अगर 50वें शुमंग लीला महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है? ये गाइज हुआ है कहाँ पर? मणिपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी की बात, ये मणिपुर में 50वां 50th नंबर का है ये, और शुमंग लीला महोत्सव आप लोगों को याद रखना है, मणिपुर में। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है? तो ये साथियों, जब उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत यूनियन है ना, सोवियत संघ हुआ करता था, कब? 1991 से पहले। तो उस समय ये सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचेव। अब इनका निधन हो गया है। तो अभी फिलहाल जो सोवियत यूनियन है वो रूस के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना, रूस के पूर्व नेता हैं, नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है इनको। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में ONGC की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ ONGC? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी। ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है गाइज, है ना। इसके जो अभी इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो अलका मित्तल थी, लेकिन अब गाइज अलका मित्तल की जगह अंतरिम यानी कि इंटरिम अध्यक्ष के रूप में बनाया गया किसको? राजेश कुमार श्रीवास्तव को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ONGC के अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है, आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो गाइज जो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है उसका आयोजन 1 से 30 सितंबर तक किया जा रहा है, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिख दिया है ना। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में PM मोदी ने नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा है? तो आप लोगों को जैसा कि जानते हैं PM मोदी ने अभी कहाँ की यात्रा की? केरल। और केरल में कौन सी जगह? तो गाइज ये केरल में कोच्चि पहुंचे हैं, कोच्चि को विजिट किया और यहीं पर इन्होंने साथियों INS विक्रांत को साथियों नौसेना को सौंप दिया है। और ये ध्यान रखिएगा, भारत का ये एयरक्राफ्ट करियर है ना, विमान वाहक पोत है। पहली चीज़ क्या है? ये विमान वाहक पोत है। और इसके अलावा और बात करूँ मैं इसके बारे में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्वदेशी है, यानी कि देश में इसको बनाया गया है। इसके अलावा भारत का ये दूसरा है ना, सेकंड। अब भारत में कितने हो गए? ध्यान रखिएगा, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जबकि टोटल ओवरऑल बात करें दूसरा है। और इसके अलावा इससे पहले और कौन सा है? वो है साथियों INS विक्रमादित्य। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करी, आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं आगे। और एक और चीज़, इसको किसने बनाया है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसके द्वारा INS विक्रांत को बनाया गया है। क्लियर सारी बातें? चलिए अगला हमारा सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो इसमें आपसे पूछा है कि तेजस क्या है? तो गाइज अगर तेजस की बात करें तो ये एक लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान, ध्यान रखें ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। तेजस यानी कि लाइट फाइटर जेट, आप लोग इसको मतलब कह सकते हैं, इसको हल्का लड़ाकू विमान है ना। और जो तेजस हुआ करता था, हल्का लड़ाकू विमान तेजस हुआ करता था। तेजस का अब जो है एडवांस जो वर्जन है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज़ के मामले में जो एडवांस वर्जन है, एडवांस एडिशन है, वो है तेजस 2.0। नाम से ही पता लग रहा है तेजस का एडवांस वर्जन होगा ना, तेजस 2.0।
तो इसको मेगा प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 6500 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए हैं। आप लोगों को ये भी याद रखना है, कितने? 6500 करोड़, है ना। तो ध्यान रखना है इसको। 2023 तक इसकी पहली उड़ान की संभावना है और इसके अलावा 2025 तक इसके उत्पादन की शुरुआत करने की उम्मीद है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइज, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो जो पहली तिमाही है अप्रैल जून की, 4 तिमाही होती है ना, टोटल कितनी तिमाही, क्वार्टर होते हैं? 4 तिमाही होती हैं देश में, यानी कि पूरे वर्ष में। और जो पहली तिमाही है अप्रैल से जून की, 3-3 महीने की होती हैं ये, इसमें 13.5% की ग्रोथ से वृद्धि की है देश की जीडीपी ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट साथियों कि हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो गाइज मूडीज ने जो है 7.7% कर दिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इससे पहले मूडीज ने अनुमान जो लगाया था, वो इन्होंने अनुमान लगाया था 8.8% का। अब चूंकि देखो बहुत बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ रही है, मानसून भी बहुत असमान रहा अब की बार, अस्थिरता है, तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि 2022-23 में जो भारत की जीडीपी है वो 7.7% की दर से बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर, और इसके बाद में एसबीआई ने भी घटा दिए हैं अपने अनुमान। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप, विश्व जूनियर 8वीं है ये, ठीक है, कौन सी 8वीं, कहाँ पर हुई है? ये हुई है गाइज लीमा। और लीमा कहाँ पर है? लीमा है साथियों पेरू में, पेरू की कैपिटल है लीमा। और पेरू कहाँ पर है? पेरू है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, है ना। और अब ये मत पूछना कि दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, चलो दक्षिण अमेरिका बता दूं, ये ग्लोब में यानी कि विश्व में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है ना। यहाँ पर देश कौन से हैं? जिनमें ब्राज़ील है, जिनमें बोलीविया है, जिनमें पराग्वे है, जिनमें उरुग्वे है, जिनमें अर्जेंटीना है, जिनमें पेरू है, चिली है, ये सब देश हैं यहाँ पर। और टिटिका का झील भी यहीं पर है। तो अपेक्षा फर्नांडिस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली साथियों पहली भारतीय महिला बन गई है, आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गाइज ये लॉन्च किया है ई आवास, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर दोस्तों? और इसका उद्देश्य क्या है ई आवास वेब पोर्टल का? देखिए जो हमारे ये जो सीएपीएफ के, आसाम राइफल्स के जो जवान हैं, उनको जो आवास अलॉट किए जाते हैं ना, उनको जो घर अलॉट किए जाते हैं, क्वार्टर उनको जो अलॉट किए जाते हैं, आवंटन किए जाते हैं, वो सभी अब यहाँ पर इस वेब पोर्टल के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। क्लियर सारी बातें? तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना, ई आवास इसका नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और अगला हमारा सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा मंगलुरु पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर हम मंगलुरु पोर्ट की बात करें तो चर्चा में क्यों, पहले तो ये बात करें, देखिए यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि आप जानते हैं, कोच्चि की विजिट की थी केरल में, जहाँ पर आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपा था। फिर बाद में ये पहुँचे कर्नाटक, है ना। और कर्नाटक में इन्होंने दोस्तों कहाँ की विजिट की? कर्नाटक में ये मंगलुरु पहुँचे। यहाँ पर मंगलुरु में एक पोर्ट है, कई प्रोजेक्ट को, कई परियोजनाओं को इन्होंने उद्घाटन किया। तो आप लोगों को याद रखना ये सारी चीज़ें। तो मंगलुरु पोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन हेतु अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित करी है? तो गाइज अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में जो 5 वर्षों के लिए ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, ताकि लोग आगे आएँ और ख़रीदें ई व्हीकल्स को, इसके लिए इन्होंने सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इस सब्सिडी प्रदान करने के लिए, छूट प्रदान करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी कि ई व्हीकल पॉलिसी लेकर आए हैं। और ये कौन सी सरकार लाई है? ये लाई है गाइस राजस्थान सरकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर? इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रस्तुत की जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसमें ना अलग अलग वाहन है, जैसे कि 2 पहिया वाहन हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, और 4 पहिया जैसे कि कार वगैरह, बस वगैरह, सब पर साथियों अलग अलग तरह की छूट दी जाएगी इनके द्वारा, ताकि लोग ई व्हीकल्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें और आगे आएँ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है गाइज हमारा, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो गाइज अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो ये पुस्तक का जो अनावरण किया गया है वो किया गया है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई
कालू भाई के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, हमने जिसमें पूरे वीक के करंट अफेयर को डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, आप लोगों को रिवीजन हो गया होगा, है ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कंटेंट कैसा लगा। क्लास हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये हमारे स्मार्ट कोर्सेज के बारे में आज आपको जानकारी। आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें और इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारा जो है इसके अलावा एप्लीकेशन जो है हमारा एग्ज़ाम दृष्टि का जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी सारे इन्फॉर्मेशन, सारे कोर्स, सारे सवाल, मतलब क्लासेस वगैरह वो यहीं पर आप लोगों को मिलेंगी एप्लीकेशन पर ही। तो ये एप्लीकेशन ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। मिशन SDM 2.0 की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, UP PCS 2023 की, उससे आगे की, तो ये जो है आप लोगों के लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर आप लोगों के लिए GS पेपर 1, GS पेपर 2 यानी कि CSET की भी, और मेंस की तैयारी, इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाती है। आप लोगों को सुन रहा होगा किसी ने डीजे चला रखा है, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। खैर हमारा कोर्स, हमारा जो है वो क्या कहते हैं, सेशन तो हो ही गया है ना। और ये सब बातें हैं इस बारे में, मिशन SDM 2.0 के बारे में। जबकि समर्पण बैच के बारे में बात करूं दोस्तों, तो समर्पण बैच जो है RO ARO के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं तो समर्पण बैच आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, समर्पण बैच, है ना। यहाँ पर आप लोगों के लिए RO ARO के लिए, RO और ARO की फुल तैयारी कराई जाएगी। 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम होगा और प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको प्रदान कराई जाएंगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ होगी यहाँ पर आप लोगों के लिए। क्लास का मीडियम, दोनों ही बैचेस के लिए क्लास का मीडियम हिंदी और इंग्लिश होने वाला है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। और साप्ताहिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। ठीक है, ये तो रही कोर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं ये कब से स्टार्ट हो रहा है। ये हो रहा है साथियों 5 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, पहली चीज़। अच्छा, और ये जो डिस्काउंट है ये कब तक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए जो डिस्काउंट है वो 5 सितंबर तक ही है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपनी बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, डिस्काउंट मिलेगा कैसे। 77% का जो भारी भरकम डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, सिंपली कोड यूज करना है ED400। जब आप कोर्स लेने की परचेज करेंगे तो आप लोगों को कोड ED400 लिखना है, और आपको जो है ये जो है साथियों 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बारे में फीस या अन्य काउंसलिंग वगैरह और मतलब और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे आप सभी साथी लोग, और बताइएगा कि कैसा सेशन लगा, क्लासेस कैसी चल रही हैं। कोई भी क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग, और सेशन को लाइक ज़रूर करिए, सभी के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में अब जो है हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइज।